Hello student, I am R.K. Jha from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Today I have brought a class of the subject mathematics for the student of class 10th, and the chapter is a pair of linear equation in two variables, and this is the part 5, means this is the 5th class of this chapter. Actually, already you know, in reference book, this chapter is too large. So this is the 5th part. And in this 5th part, today I am going to discuss the conditions for solvability of linear equations. Means कि अगर हम किसी भी linear equation in two variables को जब solve करते हैं, उसमें क्या different conditions होते हैं. तो डिफरेंट कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं. सबसे पहले तो डिफरेंट कंडीशंस में क्या आ रहा है. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो किस फॉर्म में लाई करता है. आप जानते हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जहां a1 पहला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है, b1 पहला इक्वेशन के y का कोफिशिएंट है और c1 फर्स्ट इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है. क्लियर. a2 सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है, b2 सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है और c2 कांस्टेंट टर्म है. तो अगर हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, जैसे यहां पर लिखा गया, बहुत सारे हमने इक्वेशन को लिखा है. इस सारे इक्वेशंस में x का कोफिशिएंट पहला इक्वेशन में a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2 है. तो इससे पहले भी मैंने ग्राफ के बारे में आपको बताया था कि ग्राफ में जब हम बनाते हैं तो तीन तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं. ग्राफ में या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है, या कोइंसिडेंट लाइंस बनता है, या पैरेलल लाइंस बनता है. अब हम इस पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ इंटरसेक्टिंग बनता है, मींस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो दोनों इक्वेशन का जो लाइन होता है वो जितना पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतना उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है. पैरेलल में तो कहीं मिलता ही नहीं है, तो साफ हुआ इसका मतलब कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है. कोइंसिडेंट लाइंस में इन्फिनाइट पॉइंट होता है मीट करने का, इसीलिए इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस करते हैं. इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है, मेनी सॉल्यूशंस होता है. जिसका इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है उसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक. यूनिक सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? कंसिस्टेंट बोल सकते हैं. हालांकि कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइंस भी होता है, बट कन्वेंशनली हम कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन को लेते हैं, और नो सॉल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, नॉन जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं. तो सबसे पहले हमको ये जो कंडीशंस है, ये तीन कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशंस होता है कि अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसको हम कंसिस्टेंट कहेंगे, और उसके लिए कंडीशंस होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. ठीक है. दूसरा कंडीशन है इसका इन्फिनाइट के लिए कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जिसको हम कोइंसिडेंट लाइंस करते हैं. हालांकि ये भी कंसिस्टेंट होगा, लेकिन कंसिस्टेंट में आप यूनिक पर काम करोगे. अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 का, बट a और b का रेशियो c और c2 के बराबर नहीं है, इट मीन्स उसका नॉन जीरो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, उसका लाइन पैरेलल होता है. क्लियर. ये सबसे पहले कंडीशंस हैं, और इस कंडीशन से ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं. एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में श्योरली आता ही है कि आपके पास कंडीशंस दे देता है और एक इक्वेशन दिया रहता है, एक पेयर इक्वेशन का, जहां पर a1, a2, b1, b2, c1, c2 में से 6 में से कोई एक मिसिंग टर्म कर देता है, और उस मिसिंग टर्म का
वैल्यू निकालना पड़ता है। वो मिसिंग टर्म एक भी हो सकता है या दो भी हो सकता है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, जैसे सबसे पहले इक्वेशन है हम लोगों के पास कि के एक्स प्लस 3y या 2y ले लीजिए, के एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 है। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में साफ पता चल रहा है कि A1 क्या है, कि A2 है 3, B1 है 2, B2 है -4, C1 5, C2 10। हालांकि C1 -5 लेंगे, -10 लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि K का वैल्यू निकालना। तो जब K का वैल्यू निकालना रहता है तो दो तरीके से बनता है, जब उसका सॉल्यूशन दिया होता है या कंडीशन दिया होता है। बट यह सॉल्यूशन तो है नहीं, तो क्या दिया है, कंडीशन दिया रहेगा। जैसे हम इस क्वेश्चन में कहेंगे कि K का वैल्यू निकालिए इस सिस्टम के लिए अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन हो, क्लियर, या नोट सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन, कोई भी कंडीशन दे सकता है। तो तीन कंडीशन होते हैं, यूनिक जहां A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2 होता है, मेनी जहां A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 होता है, और एक होता है नो सॉल्यूशन कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। अब ये क्वेश्चन है, इसमें K का वैल्यू निकालना। मान लीजिए दिया है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इसका कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन से K का वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए यूनिक सॉल्यूशन से अगर इसका वैल्यू निकालना है तो हम लिखेंगे कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है, आप वो लिखिए A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। हम ये लिख लिए। अब A1 कितना है K और A2 है 3, इज नॉट इक्वल टू B1 2 by -4, ये लिख लिए। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -4K इज नॉट इक्वल टू 6 आ गया। K इज नॉट इक्वल टू -6/4 दैट इज -3/2। तो आप इसमें देखिए कि आपको क्या मिला कि K -3/2 नहीं होगा, जबकि क्वेश्चन क्या था, K का वैल्यू निकालना है, K का वैल्यू क्या होगा, और हमको क्या मिला कि K -3/2 नहीं होगा। तो K अगर -3/2 नहीं होगा, इसका मतलब -3/2 छोड़ के दुनिया का जितना भी रियल नंबर है सब K का वैल्यू होगा। तो सो K इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -3/2। ये आंसर हो गया इसका, क्लियर। अब चलते हैं, अगर इसी इक्वेशन को अब अगर यहां दे दे कि नो सॉल्यूशन में बनाना है, अब क्या दे दिया, नो सॉल्यूशन। अगर नो सॉल्यूशन दे दिया तो हम नो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, और नो सॉल्यूशन में फॉर्मूला आएगा फॉर नो सॉल्यूशन A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट इक्वल टू C1 by C2, ये होता है। तो अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो पहले फिर इसका वैल्यू डालिए, A1 by A2 क्या होगा, K by 3 इज इक्वल टू 2 by -4, और नो सॉल्यूशन में इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब बस A और B को लिखिए। अगर हम फिर इसको सॉल्व करते हैं तो -4K इज इक्वल टू 6, तो K इज इक्वल टू तो ये -3/2। तो K का वैल्यू क्या होगा, -3/2। तो अभी आपने देखा, एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल दिया कि जब इसको यूनिक सॉल्यूशन पर देता है तो K का वैल्यू -3/2 को छोड़ के सब होगा। अगर इसी क्वेश्चन को नो सॉल्यूशन पर देता है तो K का वैल्यू सिर्फ -3/2 होगा, -3/2 के अलावे और कुछ नहीं हो सकता, क्लियर। अब आइए और क्वेश्चन हम देखते हैं। अब फिर एक इक्वेशन लिखते हैं हम, kx प्लस 3y इज इक्वल टू K -3, 12x प्लस ky इज इक्वल टू K। अब फिर दिया K का वैल्यू निकालो। तो जब K का वैल्यू निकालना है तो कंडीशन दिया होगा, तो कंडीशन मान लीजिए यूनिक सॉल्यूशन दे दिया,
तो फिर लिखिए फॉर यूनिक सोल्यूशन A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। A1 कितना है K और A2 12 इज नॉट इक्वल टू 3 by K। कितना आ गया? अब K इंटू K स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 12 3 जा 36। तो K क्या हो जाएगा? इसको हटाएंगे तो 36 का रूट प्लस माइनस 6। तो यूनिक सोल्यूशन में K का वैल्यू नहीं होगा प्लस माइनस 6। इसका मतलब कि यूनिक सोल्यूशन होने के लिए प्लस 6 और माइनस 6 को छोड़ के जितना रियल नंबर्स होगा सब K का वैल्यू होगा। तो इसलिए लिख देंगे K इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट प्लस 6 एंड माइनस 6। क्लियर? अब देखते हैं फिर अगर हम फिर एक क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा है कि 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन आ गया और इसको नो सोल्यूशन पर बनाना है। कंडीशन है नो सोल्यूशन, k का वैल्यू निकालना है। तो नो सोल्यूशन में क्या फॉर्मूला होता है कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2। तो फॉर नो सोल्यूशन A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज नॉट, आप लिख भी सकते हो C1 by C2। A1 कितना है 3 by 6 इज इक्वल टू B माइनस 1 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 5 by K गया है। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर नो सोल्यूशन में है क्वेश्चन और A और K का वैल्यू निकालना, कोई मिसिंग टर्म है, वो अगर A और B में नहीं है, इसका मतलब K का वैल्यू सब रियल नंबर होगा। क्योंकि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो बराबर का मतलब हो गया कि K जो है दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो सीधे लिख देंगे K इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज। क्लियर? अब फिर आते हैं तो यूनिक सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन में क्वेश्चन आप समझे। अब चलते हैं फिर कि अगर क्वेश्चन फिर दूसरा ले लीजिए 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 2k एंड 2k प्लस 1x प्लस ky इज इक्वल टू 3k प्लस 4। फिर k का ही वैल्यू निकालना है, बट इस बार कंडीशन चेंज कर दिया मेनी सोल्यूशन। तो मेनी सोल्यूशन के लिए क्या होता है? A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। तो फॉर मेनी सोल्यूशन A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2। एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूं कि अगर मेनी सॉल्यूशन से एक वेरिएबल, एक मिसिंग टर्म है तो दो केस में आप निकालोगे, और मेनी सॉल्यूशन से दो चीज निकालना हो तो तीन केस यूज करना होगा। तो अभी तो सिर्फ K का वैल्यू निकालना है। कंडीशंस मेनी सॉल्यूशंस है। फार्मूला ये होता है A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2। तो एक अगर है केस दिया हुआ तो आप इसको केस 1 कर दीजिए। केस 1 में इस दोनों को लिखिए कि A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2, और केस 2 में कर दीजिए A1 by A2 इज इक्वल टू C1 by C2। ठीक? अब A1 देखिए कितना है 5, A2 कितना है? तो A2 ये पूरा हो गया। तो कभी कभी हम A1 A2 लेने में ही गलती कर जाते हैं, बड़ा छोटा पर नहीं जाना। X के पास जितना चीज बच गया कोएफिशिएंट सब वो A या B या C हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ A2 कितना हो गया 2 इंटू K प्लस 1, अब B1 कितना है 2 by K। क्लियर? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5K, देखिए 2 2 जा 4 इंटू K प्लस 1, तो 5K इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4K प्लस 4। अब 4K को इधर ले आए तो 5K में से 4K गया तो K इज इक्वल टू 4, केस 1 में आया। अब इसको फिर सॉल्व करते हैं। A1 by A2 यानी 5 by 2 K प्लस 1 इज इक्वल टू C1 कितना है 2K बाय 3K प्लस 4। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 जा 15K प्लस 20, और ये 2 2 जा 4K K प्लस 1 आ गया।
तो 15k प्लस 20 बराबर 4k² प्लस 4 आ गया। अब 4k² प्लस 4 इज इक्वल टू 15k प्लस 20, तो 4k² माइनस 15k प्लस 4 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो 4k² माइनस 15k माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमको ये देखना है कि अब हमको दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से कितना 16 4 जा 64 लाना है और माइनस करके 15 लाना है। तो वो कौन कौन नंबर होगा वो हमको देखना है। तो इसमें ये नंबर ढूंढने के लिए अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करते हैं। तो जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के बाद आपके पास दो ब्रैकेट मिलेंगे। एक ब्रैकेट से यहाँ k का वैल्यू निकाल लेंगे, इस ब्रैकेट से k का वैल्यू निकाल। मान लेते हैं कि इस ब्रैकेट से k का वैल्यू 4 मिला, इसका वैल्यू 6 मिला। तो 6 मिलने के बाद हम ये देखेंगे कि इसमें कितना आया, 4 एक ही आंसर था बट इसमें 2 आंसर आ गए। तो किसी केस में अगर 2 आंसर आ गया या 3 आंसर आ गया उससे कोई समस्या नहीं। हमको क्या देखना है कि दोनों केस में जो कॉमन आंसर आएगा, जैसे 4 इसमें भी आया 4 इसमें भी आया, तो हम कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू 4 जो है कॉमन सोल्यूशन है और जो कॉमन सोल्यूशन बनेगा वही उसका आंसर हो, यानी k इज इक्वल टू 4 इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो मैनी सोल्यूशन से ये हुआ कि जब आपको k यानी एक मिसिंग टर्म का वैल्यू निकालना है। फिर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैनी सोल्यूशन से आपको 2 वैल्यू कहे निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए इसी में k दिया है, हो सकता है mn दे देगा, कहीं pq दे देगा, हो सकता है ab दे देगा। चलिए क्वेश्चन और लेके देखते हैं। अब क्वेश्चन हम लोग लेंगे, जैसे क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 2ax प्लस a प्लस by इज इक्वल टू 28। ये क्वेश्चन है। इसमें a और b 2 मिसिंग टर्म है। कंडीशंस क्या है, तो मान लीजिए मेनी सॉल्यूशंस है। तो मेनी सॉल्यूशंस है, तो मेनी सॉल्यूशंस के लिए फॉर मेनी सॉल्यूशंस a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं तो उसमें एक मिसिंग टर्म था 2 केस की, लेकिन जब 2 मिसिंग टर्म आपको निकालना है तीनों केस करना होगा। तीनों केस का मतलब कि हम एक बार केस 1 में आप a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 कर दीजिए। एक बार केस 2 कर दीजिए, a1 by a2 इज इक्वल टू c1 by c2 कर दीजिए। और एक बार केस 3 में जाएंगे तो हम b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by, सबका एक दूसरे के साथ होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं a1 कितना है 2, a2 कितना है 2a, b1 कितना है 3 और ये है a प्लस b। अभी आप वैल्यू डाल के देखिए। फिर 2 by 2a इज इक्वल टू c1 7 by 28 हो गया। फिर 3 by a प्लस b इज इक्वल टू 7 by 28। इसको कैंसिल कर दीजिए। तीनों केस में ये देखना है कि किस केस में आपको सीधा एक वेरिएबल मिल रहा, आप उसको सॉल्व करो। जैसे दूसरा केस अगर हम देख रहे हैं तो एक ही वेरिएबल है, इसलिए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2a को 1 से किए तो 2a, अब 4 2 जा 8, तो a इज इक्वल टू 8 by 2a। a का आंसर आ गया। अब a का आंसर आ गया तो फिर आप किसी एक 2 केस आपके पास बचा हुआ, दोनों जो बचा हुआ उसमें से किसी एक केस को आप सॉल्व कर लो। मान लीजिए हम इसी को सॉल्व कर लिए तो 3 by a मिल चुका है 4 प्लस b इज इक्वल टू 1 by 4। अब फिर इसको इंटू करेंगे, 1 से इसको करेंगे तो 4 प्लस b इज इक्वल टू 4 3 जा 12, तो b इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो b इज इक्वल टू 8। तो a 4 आ गया, b 8 आ गया। लेकिन होता क्या ना कि जब हम एज ए स्टूडेंट बनाते हैं तो अपने ऊपर कम कॉन्फिडेंस होता है और एक आदत लग जाती है क्या आंसर मिलाना।
अभी मैं बना रहा हूं, सपोज कीजिए कि मेरे पास आंसर नहीं है और हमको कंफर्म करना है कि ये आंसर सही है या गलत, तो हम खुद इसको जस्टिफाई बिना आंसर। अभी मेरे पास एक केस बचा हुआ है। अब इस केस में दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, ए और बी। बाकी दो केस से आप आंसर निकाल लिए हो, आप इसमें सीधे पुट कर दो। देखो 2/2 इंटू ए कितना मिला 4 इज इक्वल टू 3/a प्लस बी। ए मिला 4 और बी है कितना 8, तो 2/4 2 जा 8 और 3/12 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4, इसको सॉल्व किए 1/4, तो ये दोनों LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। अगर ये LHS RHS आ गया है, इट मीन्स ये दोनों आंसर सही है। तो क्या समझे कि अगर मेनी सॉल्यूशंस में दो मिसिंग टर्म निकालना है, तीनों केस आप यूज करोगे। तीनों केस में हम क्या करेंगे, जिस केस में एक वेरिएबल होगा उस एक केस को सॉल्व करके हम एक मिसिंग टर्म निकाल लेंगे। बाकी दो केस बचेगा, किसी एक केस में फिर हम उस मिसिंग टर्म को पुट कर देंगे जिसका वैल्यू हमको मिल चुका है, तो फिर दूसरा मिसिंग टर्म निकल जाएगा। अब फाइनली आपके पास एक केस बचा होगा, तो वो जो फाइनली एक केस बचा होगा उसमें आप उसका वैल्यू डाल दो। जैसे ए और बी हम निकाले, किसी क्वेश्चन में MN दे देगा, कभी PQ दे देगा, कोई भी दो टर्म दे सकता है। अब अगर हम इसमें पुट कर दिए तो सॉल्व किए तो LHS R, इसको सॉल्व नहीं करना है, अब सीधा वैल्यू पुट कर देंगे LHS में भी RHS में। LHS RHS बराबर आ गया है, तो आप कंफर्म रहो कि आपका आंसर सही है। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप तो या तो वैल्यू गलत लिखे हो। अगर आपने वैल्यू सही लिखा है, इसका मतलब हो सकता है कि आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया हो, इसलिए आप इसको चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इस काम को करेंगे तो इस पर ऐसे ये NCERT में आपको एग्जाम्पल्स में एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसको अगर हम रेफरेंस में बनाते हैं तो एक्सरसाइज 3D है जो आपको मिल जाएगा। 3rd चैप्टर है अलजेब्रा का, और उसका D एक्सरसाइज जो है उसमें ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। और इसीलिए आपको ये चैप्टर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो प्राय हर एक क्वेश्चन में CBSE का इंडिकेशन है कि किस किस साल में हर एक क्वेश्चन प्राय पूछा गया है। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसको बनाएंगे, इसमें कंडीशंस जो बताए, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, उसको याद कर लेंगे। फिर कंडीशंस क्वेश्चंस में दिया रहेगा, उस कंडीशंस को यूज करेंगे, फिर क्वेश्चंस को बनाएंगे तो फिर क्वेश्चंस बन जाएगा। थैंक यू।